अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि भारत इस समय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट करने का भरसक प्रयास कर रहा है और बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के साथ इसको लेकर के बातचीत कर रही है। इसी बीच एएनआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के और नॉर्थ अफ्रीकन जो नेशंस हैं उन्होंने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर विशेष इंटरेस्ट प्रकट किया है। और ये जो इंटरेस्ट है ये ग्राउंड वेरिएंट और एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई ऐसे देश जो कि Su-30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं वो अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं और उनका प्लान ये है कि वो भी अपने Su-30 प्लेटफॉर्म को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप करें, जिससे उनकी लिथैलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि इन कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन है ये ऑलरेडी ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो अधिकारी हैं उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और आने वाले भविष्य में हमें कुछ बड़ी डील्स होती नज़र आ सकती हैं। आपको बताते चलें कि फिलीपींस ने ऑलरेडी भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी है और इंडोनेशिया के साथ जो डील है ये कभी भी फाइनलाइज हो सकती है। इनफैक्ट फिलीपींस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो भारत ने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऑफर किया है उसके साथ जो ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ये भी फिलीपींस को ऑफर किया गया है और फिलीपींस इसे एज अ नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल भी करना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ रही है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म इस समय प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को कैरी करता है। वही ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो है ये 2025 तक अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेगा और इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के अलग अलग जो फाइटर जेट्स है जिसमें तेजस भी शामिल है उस पर होता दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के स्पेस मिशन को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आने वाले भविष्य में भारत का जो खुद का स्पेस स्टेशन है ये हमें देखने को मिलेगा और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों के साथ आगे बढ़ रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, जहां पर बताया जा रहा है कि इसरो के द्वारा जो स्पेस स्टेशन है इसकी जो डिज़ाइन है इस समय ये फाइनल स्टेजेस में है अपने पूर्ति के और बहुत जल्दी जो डिज़ाइन फेज है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा और अभी हाल ही में ये कहा गया है कि वर्ष 2035 तक इसको ये लक्ष्य रखा गया है कि फुली ऑपरेशनल किया जाएगा और बाकायदा जो इसरो है जो पहला मॉड्यूल है इसे 2028 तक लॉन्च कर सकती है। इस समय इसरो ये पुख्ता करने पर लगी है कि ये जो स्पेस स्टेशन है इसमें सब कुछ सुरक्षित तरीके से हो और सब कुछ सही से हो। इसके लिए एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी के साथ उसका अध्ययन किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। प्रोजेक्ट 75I जो कि काफ़ी लंबे समय से अधर पर लटका है, इसको लेकर के एबीपी न्यूज़ की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि स्पेन इस समय एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर के साथ भारत में आया है, जहां पर उसने न सिर्फ एक सबमरीन डील ऑफर करी है बल्कि इसके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो स्पेन के द्वारा ऑफर करी गई हैं। और इस पर बात करने के लिए स्पेन के जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल हैं ये अगले महीने भारत के दौरे पर होंगे और आगे का जो निगोशिएशन है ये शुरू की जाएगी। स्पेन के द्वारा S80+ सबमरीन ऑफर करी गई है। ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ऑफर करी गई है और रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जर्मनी की जो TKM है इसके द्वारा जो बिड सबमिट करी गई है उसके तुलना में ये सस्ती है। दरअसल जर्मनी ने अपनी U212 और U214 जो सबमरीन्स हैं इन्हें भारत को ऑफर किया है। अब अगर हम S80+ की बात करें तो इसके डायमेंशन पर अगर हम नज़र डालें तो ये सबमरीन 80.8 मीटर लंबी है, 7.3 इसका डायमीटर है और इसका जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 3000 टन के आसपास है। अगर हम क्रू की बात करें तो इसकी क्रू कैपेसिटी 32 पर्सनल्स की है, जबकि एडिशनल बर्थ तकरीबन 8 पर्सनल के लिए इसमें दिए गए हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबमर्ज होने पर इसकी जो टॉप स्पीड है ये 19 नॉट्स की है, वहीं सरफेस होने पर इसकी जो टॉप स्पीड है ये 10 नॉट से ऊपर की हो जाती है। इसे बहुत सारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी इक्विप किया गया है। जी हाँ, इसमें नवांतिया का जो इनोवेटिव बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है इससे इक्विप किया गया है। इसकी वजह से इसका जो अंडर वाटर एंड्योरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि 3 वीक्स तक जो इसका कह सकते हैं पूरा अंडर वाटर एंड्योरेंस है ये बढ़ सकता है और
इसमें और कई सारे बदलाव भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करने के लिए तैयार हैं और इस समय इसे एक अट्रैक्टिव ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर के आ रही है। पाकिस्तान को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की नज़र इस समय एक नहीं बल्कि दो स्टेल्थ फाइटर्स पे है। पूरा मामला ये है कि हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो विशेष इंटरेस्ट रहा है ये चाइना के FC-31 को लेकर के रहा है और इस बात को खुद चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है उनके द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि पाकिस्तान के सामने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और इस समय FC-31 खुद चीन में अंडर डेवलपमेंट है और इसका डेवलपमेंट कब तक पूरा होगा इसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान में ये इनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि चीन वो देश है जो फ्री में कुछ भी नहीं देता और बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर पाएगा। और दूसरी बात जो यूएस सैंक्शन कंपोनेंट्स हैं FC-31 में ये भी इस डील को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं और ये चीज़ अब पाकिस्तान को शायद पता चलनी शुरू हो गई है और इसीलिए पाकिस्तान ने अपना जो ध्यान है FC-31 के अलावा भी एक एयरक्राफ्ट पे शिफ्ट किया है जो कि है तुर्की का कान एयरक्राफ्ट जिसको हम TFX के नाम से पूर्व में जानते थे, जिसने भी हाल ही में अपनी पहली उड़ान को भरा है। पाकिस्तान इस समय काफ़ी ज़्यादा भरसक प्रयास कर रहा है कि वो एज अ पार्टनर कान प्रोग्राम को ज्वाइन करे, लेकिन जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के द्वारा वो हम सब जानते हैं कितना बड़ा होगा और ये चीज़ तुर्की भी समझ चुका है और तुर्की को इस समय एक ऐसे पार्टनर की तलाश है जो कि उसके इस बर्डन को शेयर करे, ना कि उसके इस बर्डन को बढ़ाए। एडिशनली तुर्की को इस समय अपने खुद के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी ध्यान देना है जिसके लिए उसे फंड्स की जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से उन्हें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। पाकिस्तान ने एक बार खुद से अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इनिशिएट किया था जिसको हम प्रोजेक्ट अज़्म के नाम से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लैक ऑफ एक्सपर्टीज के चलते इस प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया गया क्योंकि हम सब जानते हैं JF-17 थंडर के लिए पाकिस्तान ने सिर्फ हरा पेंट और नट बोल्ट ही बनाए हैं, बाकी पूरा एयरक्राफ्ट तो चीन की देन है। तो ऐसे में एक्सपर्टीज का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर खैरात में मिल गया तो ठीक है, वरना पाकिस्तान के लिए ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है चाहे वो कान हो या FC-31 हो फिलहाल तो दूर की खिचड़ी है, लेकिन अगर चाइना चाहे या तुर्की चाहे तो उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के पास भविष्य में हमें दो स्टेल्थ फाइटर देखने को मिल पाएंगे। और बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या ऐसी कंडीशन में भारत उनसे कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि भारत इस समय एमका को लेकर के प्रतिबद्ध है। और रही बात एमका की, तो एमका को अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में डिले एक्सपेक्ट की जा रही है। एक अनुमान के हिसाब से 2035 के पहले जो एमका है ये सर्विस में देखने को नहीं मिलेगा और भी कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस प्रोग्राम में जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना चाहिए क्योंकि इस समय जो एडवर्सरीज हैं इन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट है इसको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फास्ट करके रखा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।